नमस्कार, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे राज्यसभा का रास्ता। ऐसा कहा जाता है कि दिल का रास्ता जो है वो पेट के जरिए होकर गुजरता है। जितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन आपको मिलता है आप दिल से उतनी दुआ देते हैं। अब सवाल बात हो रही राज्यसभा के रास्ते की। दरअसल लोकसभा में तो आपको जीत कर जाना पड़ता है, पर राज्यसभा में आप मनोनीत होते हैं। पार्टी के प्रति आपकी वफादारी या आपने किसी क्षेत्र में ऐसा काम किया हो बहुत उल्लेखनीय हो और सरकार को लगता है या संगठन को लगता है कि ये आदमी की उपस्थिति राज्यसभा में होना चाहिए। दरअसल राज्यसभा का गठन ही इस बात से हुआ था कि राज्यसभा में वो लोग जो इस तरह से निर्वाचित होकर नहीं जा सकते उनको राज्यसभा में ले जाया जाए। और वो बहुत सारे लोग हम देखते हैं, कला, संस्कृति, साहित्य, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी राज्यसभा में आते हैं। और कई ब्यूरोक्रेट जिनको कि मंत्रिमंडल में बाद में जगह भी मिली और कई बड़े नेता, अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो भी राज्यसभा के रास्ते से गए थे। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही राज्यसभा की खाली होने वाली एक सीट पर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं की नजर लगी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय राज्यसभा के भी सदस्य हैं। सिंधिया गुना लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा उनको देना होगा। ऐसे में एक सीट रिक्त होगी। संभावना है कि इस सीट पर उपचुनाव में भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व किसी बाहरी कैंडिडेट को नामांकित कर सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवगठित मंत्रिमंडल में पंजाब और केरल से दो ऐसे मंत्रियों ने भी शपथ ली है जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। इसलिए यह संभावना है कि इसमें से किसी एक को प्रदेश के कोटे से उच्च सदन में भेजा जा सकता है। टीम मोदी का दूसरी बार हिस्सा बने तमिलनाडु के भाजपा नेता एन मुरुगन अभी राज्यसभा के मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिंधिया के राज्यसभा से इस्तीफा देते ही उपचुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। भाजपा हाईकमान इस सीट के लिए सियासी, जाति और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से पार्टी के किसी नेता को मौका देगा। इसके लिए प्रदेश के में सियासी सरगर्मी जो है जोर शोर से चल रही है। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं कि राजनेता लोग इस बारे में अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो दावेदार हैं ही, लेकिन कई जो प्रलोभन देके कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ले गए थे। और अगर हम स्वयं जो तत्कालीन सांसद केपी यादव की बात करें, जिनको हटाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लड़ाया गया, उन्हें भी मुंगेरी लाल के सपने दिखाए होंगे। अब कई सपने देख रहे हैं। अब उन सपनों को किसका सपना साकार होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि उपयोग करो, प्रयोग करो और बाहर करो। तो ये जो नारा है, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। जो लोग सपना देख रहे हैं, देखें अब किसका उपयोग बाकी है और किसका प्रयोग बाकी है और किसका उपयोग होगा और कौन बाहर होगा। राज्यसभा उपचुनाव और केपी यादव जी के विषय में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि केपी यादव जी हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में कौन जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का आंतरिक निर्णय होगा। कांग्रेस पार्टी कृपया करके इस पर टिप्पणी ना करे और हमारे नेताओं पर भी टिप्पणी ना करे। केपी यादव जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनका ध्यान रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, केपी यादव जी का भी ध्यान रखा जाएगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो आप अपने आप को देखिए कि आप कहां पर आकर खड़े हो गए हैं। शून्य पर मध्य प्रदेश में आप आकर खड़े हो गए हैं। आपके परिवार में सिर्फ फुटअव्वल और भीतर घात मचा हुआ है, आंतरिक कलह मची हुई है। आप उसको शांत करने पर ध्यान दीजिए। तो राज्यसभा का रास्ता तो वंदना जी कह रही हैं कि आप अपने घर पे ध्यान दीजिए। चूंकि वंदना जी को हम सुन रहे थे और वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई भी हैं, तो वंदना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। केदार सिरोही जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा आपका भी बहुत स्वागत है। दरअसल राज्यसभा बनी ही इसलिए है कि पार्टी या संगठन जिसको चाहे, अगर उसको लगता है कि वो उपयुक्त है, तो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो। अब जया बच्चन जो है वो समाजवादी पार्टी से, कभी जया प्रदा, कोई भी आदमी आप किसी भी जगह से उठा के लाते हो। छत्तीसगढ़ में जिनको बनाया, पप्पू यादव की पत्नी को राज्यसभा से ले गए थे। तो ये पार्टी तय करती कि उसके लिए कौन उपयोगी होगा, उसको कहाँ पे एडजस्ट करना है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा होना है, तो एक यहाँ पर राज्यसभा की सीट खाली होगी। अब इसको लेकर कई तरह की कवायद है। अब लोगों को लग रहा है कि
सिंधिया जी के लिए जिन यादव जी ने जगह छोड़ी थी, हो सकता है कि जाति समीकरण के कारण उनको ये जगह मिल जाए। पर जो ऑलरेडी मुरुगन जो है पहले से ही मध्य प्रदेश से गए हैं और अभी मोदी मंत्रिमंडल में फिर से वो शामिल हुए हैं, तो उनके लिए भी एक संभावना बनती है। ये तो मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान इस पर बातचीत करेंगे। तो हमने वंदना जी को, चूंकि उनकी बाइट सुनी है, तो हम सीधे सिरोही जी के पास चलते हैं। केदार सिरोही जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं। केदार भाई, राज्यसभा, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि राज्यसभा बनाई इसलिए जाती है कि बहुत लोगों को राज्यसभा में भेजा जा सके। वो कई लोग होते हैं, हमने देखा कि एक लंबे समय से डांसर को भी भेजा गया, फिल्मी एक्टर को भी भेजा गया, साहित्यकार को भेजा गया, शायर को भेजा गया। एक बैलेंस पूरे देश से हो, ये भी कोशिश होती है। अब चूंकि भाजपा का आंतरिक मामला है और भाजपा की एक ही सीट है राज्यसभा की, तो उसको लेकर जो कवायद हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? राज्यसभा का जो मैटर है, ये बड़ा ही इंटेलेक्चुअल सीट होती है। यहाँ पर अच्छे बौद्धिक लोग हैं जो अपने आप में विशेष ख्याति रखते हो, ऐसे लोगों को वहाँ पर जगह दी जाती है, ताकि जो पॉलिसी मेकिंग हो, जब भी नीति का निर्धारण हो, तो वहाँ उस सेक्टर की भी नीतियों का सही तरीके से समावेश हो जाए। ये उद्देश्य राज्यसभा का रहा था, क्योंकि जो बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं, परंतु उनकी बौद्धिक क्षमता का देश को जरूरत होता है। उनकी बौद्धिक जो संपदा उनके पास है, उसके आधार पर हम देश को आगे बढ़ाने का जो रास्ता चुनते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को राज्यसभा में बुलाया जाता है जो अपने अपने विचार रखते हैं, जिससे हमारा देश आगे जाता है। जैसे खेल का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, विदेशी नीतियों का क्षेत्र हो, तमाम तरह की जो चीजें हैं, हर एक तबके से कोई एक व्यक्ति जो उस विषय में ज्यादा रखता हो, तो उन्हें भेजने का ये विषय रहा है। तो स्वाभाविक है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। एक सामान्य नैतिकता पे ही मैं बात कर सकता हूँ, बाकी तो हम लोगों को अधिकार नहीं है कि ज्योतिरादित्य जी के कारण जिनकी सीट खाली हुई है, जिनके कारण शिवराज जी की खाली हुई है, हो सकता है इन लोगों को मौका भारतीय जनता पार्टी दे दे, ताकि इनका जो हक मारा गया है वो वहां पर उनको मिल जाए। बाकी तो इसमें जो उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वही डिसीजन लेता है। भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासन के नाम पर बड़ा ही उनका एक तरीके का कंट्रोल कह लीजिए कि कोई भी आदमी बोल नहीं सकता है। मैं तो चाहूंगा कि वंदना बहन को भी भेज दे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आप यार वंदना जी के पीछे क्यों लगे? बेचारी अच्छी खासी प्रवक्ता हैं, आप उनको राज्यसभा में क्यों भेजना चाहते हो? हम चाहेंगे कि वंदना जी जो है वो विधानसभा का चुनाव जीत के बाकायदा फाइट करके चुनाव में जाएं। बहरहाल वंदना जी, ये जो बातचीत हो रही है कि अभी जो मोदी मंत्रिमंडल में 2 ऐसे मंत्री हैं, चाहे पंजाब से और केरल से, जो कि अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, और वो चूंकि पहले से भी एक जो मंत्री हैं वो पहले से भी मध्य प्रदेश की राज्यसभा से जा चुके हैं। तो सामान्य बुद्धि ये कहती है कि जो आदमी राज्यसभा से पहली बार भी गया है, दूसरी बार भी जा सकता है, यदि उनको बिना किसी के मंत्री बनाया गया है और 6 महीने के भीतर उनको कहीं ना कहीं से निर्वाचित होकर जाना है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाईकमान तो जो तय करेगा कि केपी यादव के बारे में क्या सोचेगा। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आप उनको कोई भी निगम मंडल किसी भी जगह उनको एडजस्ट कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि चूंकि सरकार की बाध्यता है कि 2 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया है जिनको कि 6 महीने के भीतर जो है चुनकर जाना है, और राज्यसभा वो रास्ता है जहाँ से वो जा सकते हैं। तो इस बारे में मैं चाहूँगा कि अभी आप अपनी बाइट में भी कह रही थी, आपका अपना विचार रखिएगा। आप नमस्कार जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो केदार भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने एक स्वच्छ विपक्ष का हमेशा रोल अदा किया है, और हमारी जो डिबेट्स भी रही हैं उसमें केदार भाई के साथ एक लंबा सौहार्द का विषय होता है। और अगर सब प्रवक्ता इसी प्रकार से डिबेट करें तो डिबेट्स एक हेल्दी बाहर आएंगी। दूसरी चीज ये कि मैं अभी डिस्कशन कर रही थी ब्रेक में, जो मैंने बोला वही चीज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूंगी कि देखिए, राज्यसभा कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा कि किसको राज्यसभा में भेजा जाना है, चाहे वो केंद्रीय संगठन हो, चाहे वो हमारा प्रदेश का संगठन हो। और उसका भी एक कारण है, राज्यसभा में जो अभी केदार जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जितनी
उनके अनुसार उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है। प्लस पार्टी की कुछ नीति रीति रहती है, जो व्यक्ति पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है उसे अवश्य पार्टी कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश करती है। और मुझे लगता है कि राज्यसभा का जो विषय है, जिसमें केपी यादव जी का भी नाम लिया जा रहा है, जो अभी हमारे वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री बने हैं उनका भी नाम लिया जा रहा है, तो उनमें से अगर किसी को भेजा जाएगा तो वो हमारे संगठन का निर्णय होगा और संगठन बहुत मंथन और चिंतन करने के बाद सारे निर्णय लेता है। क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जहाँ पर उस व्यक्ति को भेजा जाता है जो व्यक्ति वहाँ के लिए बिल्कुल परिपूर्ण हो बौद्धिक दृष्टि से, जो वहाँ पर जाके पॉलिसी मेकिंग का काम कर सके। जितने भी बिल है वो आपने देखा राज्यसभा में भी पास होने चाहिए, तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताएं भी इतनी अच्छी होनी चाहिए। प्लस उसके अलावा जो सामाजिक क्षमताएं वो भी जरूरी है, क्योंकि देखिए राज्य लोकसभा में जो प्रत्याशी चुनकर आते हैं वो हमारे क्षेत्रीय कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यसभा वंदना जी 1 मिनट, आपकी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप अपने स्काइप को ऑन कीजिए और जो आपका जो म्यूट है उसको आप वो करिए, थोड़ा देखिए आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी जी है, हाँ बोलिए। तो मैं एक बार फिर पुनः दोहराना चाहूंगी। देखिए राज्यसभा जो है वो एक राज्यसभा का जो निर्णय रहता है वो पार्टी का आंतरिक निर्णय रहता है, और पार्टी का जो संगठन है वो देखकर ही उस व्यक्ति को भेजता है कि उसकी बौद्धिक क्षमताएं क्या है। क्योंकि राज्यसभा में पॉलिसी का कार्य होता है, जैसे केदार भाई ने कहा था। उसके अलावा जो लोग इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज वाले होते हैं उन्हें राज्यसभा में भेजते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते। जैसे आप अश्विनी वैष्णव जी को देखिए, वो एक पूर्व ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने एक के रूप में काम किया, IRS के रूप में काम किया है, राज्यसभा के द्वारा वो हमारे केंद्र के मंत्री हैं और बहुत ही रेल मंत्री के रूप में स्थापित हुए। तो राज्यसभा में अगर पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो सोच समझ कर लेगी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं को, साथ ही साथ कैपेबिलिटीज क्या है उसको नजर में रख के, और जो हमारी जो पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको किस प्रकार से किया जाए। अभी 2 केंद्रीय हमारे यहाँ से बने और अवश्य हमें उनके भी चांसेस है, साथ ही साथ केपी यादव जी के भी है। जो भी निर्णय होगा पार्टी संगठन बहुत सोच समझकर विचार विमर्श कर केंद्रीय नेतृत्व सही निर्णय लेगा, मुझे भरोसा। जी जी मैं राकेश आपके पास आना चाहूँगा कि अभी देखिए अभी चुनाव ख़त्म भी नहीं हुए ठीक से, और बीजेपी ने जो बाकी राज्यों में चुनाव है उसके लिए शिवराज सिंह को झारखंड का इंचार्ज बना दिया। उन्होंने अलग अलग जगह जो है यादव जी को उन्होंने महाराष्ट्र भेज दिया। तो बीजेपी एक प्रकार से फिर से जिन राज्यों में उसको अपनी पैठ करना है उसने अपनी स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दी। राज्यसभा के लिए भी बीजेपी के पास मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत साफ होंगी कि हमको राज्यसभा में किसको ले जाना है। तो ये जो राज्यसभा की कवायद हो रही है और बाकी कवायद हो रही, विधानसभा की भी हो रही होगी क्योंकि कुछ पद विधानसभा के भी खाली होंगे, तो बीजेपी में किस तरह की बातचीत हो रही है अंदर खाने में, आप उसके बारे में बताएं। देखिए सुभाष जी, यदि बात की जाए सबसे पहले तो बीजेपी इस समय अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से जो है एकाग्रचित होकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। क्योंकि देखिए आज यदि बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में जो है अमरवाड़ा विधानसभा के जो बीजेपी के प्रत्याशी थे कमलेश शाह, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। लेकिन यदि बात की जाए तो इसके बाद बुधनी विधानसभा सीट की बात की जाए या फिर विजयपुर हो गया या फिर बीना विधानसभा सीट की बात की जाए तो इन तीनों सीटों पे भी जो है उपचुनाव की स्थिति निर्मित हो चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है अपनी विधायकी पद से इस्तीफा दिया है, बुधनी सीट से इस्तीफा दिया है, तो अब निश्चित रूप से उस सीट पे अब उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं अब दूसरी ओर बात की जाए तो जो कांग्रेस के जो 2 विधायक जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है उस सीट पे भी जो है विजयपुर और बीना सीट पे भी अब उपचुनाव होना है और उसको लेके भी जो है अब जो है बीजेपी पूरी तैयारी में नजर आ रही है। तो ये बात हो गई विधानसभा के उपचुनाव की कि किस तरह से बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के साथ जो है करीब ये 4 विधानसभा उपचुनाव है 4 सीटों पर, इसको लेकर जो है पूरी स्ट्रेटजी एक
खास रणनीति के तहत जो है चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के पाले में है। यदि विजयपुर सीट की बात की जाए तो विजयपुर सीट जो है कांग्रेस के पाले में है। इसके अलावा बीना सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में है। यदि इसके अलावा बात की जाए तो अमरवाड़ा विधानसभा सीट जो है वो भी कांग्रेस के पाले में। तो इन सीटों को हासिल करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो लेकिन अब वो उन सीटों को हथियाने की कोशिश जो है एक खास रणनीति के तहत करेगी। अब दूसरी ओर बात की जाए जिस मुद्दे पर आज हमारी डिबेट भी हो रही है वो है राज्यसभा को लेके। तो अब चूंकि आप जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है गुना लोकसभा सीट से जो है चुनाव जीत चुके हैं, और अब चूंकि जो पिछली बार वो राज्यसभा के माध्यम से जो है केंद्रीय मंत्री बने थे, लेकिन इस बार वो लोकसभा जो है सांसद के तौर पे केंद्रीय मंत्री बने हैं। तो अब ये जो सीट खाली हो चुकी है और इस सीट पे जो है पिछली बार जिस प्रकार से केपी यादव जो कि सांसद थे, बीजेपी के सांसद थे, उनको हटा के जो है इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दिया गया था। लेकिन जिस प्रकार से बात की जाए तो ग्वालियर में जो चुनावी सभा हुई थी और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री, वर्तमान के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने आके जिस प्रकार से केपी यादव का जो पक्ष रखा था और उन्होंने कहा था कि केपी यादव जी का भी जो है ध्यान रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से माना सकता है कि केपी यादव इस राज्यसभा सदस्य जो दौड़ है, राज्यसभा चुनाव की जो दौड़ है, उसमें सबसे आगे आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखिए दूसरी ओर बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग से बात की जाए तो न्यू ज्वाइनिंग टोली कमेटी के जो संयोजक हैं और पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। इसके अलावा बात की जाए तो महाराष्ट्र के जो प्रभारी बनाए गए थे, उप प्रभारी भी थे जयभान सिंह पवैया, वो भी इस दौड़ में शामिल है। तो कह सकते हैं कि फेरिस्त जो है काफी लंबी है, लेकिन अब संगठन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने चुनौती ये है कि वे किसे राज्यसभा के माध्यम से जो है राज्यसभा भेजे। लेकिन दूसरी ओर अभी देखते हैं कि कई ऐसे भारी उम्मीदवार यानी मध्य प्रदेश की सीट से जो है भारी उम्मीदवारों की बात की जाए तो वो भी जो है लाइन में लगे हुए हैं, जो कि चुनाव नहीं जीते हैं लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली हुई है। तो ऐसे में अब बीजेपी के सामने चुनौती के सामने असमंजस की स्थिति भी है कि वो किसको इस सीट पे जो है मात्र, क्योंकि एकमात्र सीट है जो कि खाली हो रही है, तो उस पर किस व्यक्ति को जो है राज्यसभा भेजा सके। क्योंकि केएल मुरुगन की बात की जाए तो केएल मुरुगन जो है वर्तमान में वो भी राज्यसभा सांसद के माध्यम से जो है मध्य से राज्यसभा सांसद है और उसी माध्यम से जो है वो केंद्र में मंत्री भी बने हैं। तो कह सकते हैं कि ये तमाम जो बड़ी लंबी लिस्ट है, अब चुनाव जो है केंद्रीय नेतृत्व को करना है, किसको राज्यसभा भेजना है और किसको नहीं भेजना है, किसको किस तरह की जो है जिम्मेदारी दी जा सकती है, या किस तरह से क्या पूरी तरह से कहते हैं कि रणनीति बनाई जाएगी कि हम किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी सौंप सकें। तो ये तमाम मुद्दों पर जो है अब आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि राज्यसभा को लेकर जो कहते हैं लंबी लड़ाई जो अंदर होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो भी जो है राज्यसभा का सांसद चुना जाए, लेकिन अब जिस प्रकार से जो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व जिसको चाहेगा वही राज्यसभा पहुंचेगा। ठीक है राकेश, मैं वंदना जी के पास चलता हूँ। वंदना जी, राकेश ने अभी 4 नाम तो गिनाए। पहला नाम तो केपी यादव का गिनाया है कि उनको चूंकि वो सिंधिया के लिए सीट खाली करके आए हैं और अमित शाह ने उनको शाबाशी भी दी थी, उनका हौसला। अच्छा, तो चलिए कोई नहीं, अभी मैं वंदना जी से बात कर रहा था, उनसे बाद में बात करेंगे। सिरोही जी, ये जो 4 नाम अभी राकेश ने लिया, एक पहला नाम केपी यादव का जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी, दूसरा उन्होंने कहा कि मुरुगन जो पहले से ही राज्यसभा में थे और अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता चुनाव हार गए थे, उनके लिए जयभान पवैया की बात उन्होंने की, और कुछ नेता और होते हैं जातिगत समीकरण में, हो सकते हैं कि उनका संगठन की तरफ से नाम आए, पर सीट एक ही है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि मुरुगन को जो है भाजपा मध्य प्रदेश से ही भेजे, दूसरे राज्य से भी भेज सकती है और केपी यादव को भी एडजस्ट कर सकती है। भाई ये उनका अपना मामला, उनका अपना गणित है, वो उस तरह से सोचेंगे। पर निश्चित है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा से अब एक सदस्य की पूर्ति होनी है और विधानसभा में 4 सीटें हैं। वो चारों सीटें जो थी वो आपके पास थी। अमरवाड़ा की सीट आपके पास थी, आपके 2 विधायक जो हैं, बुधनी की सीट आपके पास नहीं थी, भाजपा के पास थी, पर आपके जो विजयपुर और जो बीना है वो सीट आपकी थी। आपके विधायक जो हैं वो पाला बदल के उधर चले गए। तो अभी आपके साथ भी ये चुनौती होगी कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमने लोकसभा में सीटें नहीं जीती, पर हम अपनी सीटें जो हमारी थी, जो हमने विधानसभा में जीती थी, हम उसको खोएंगे नहीं। तो इस तरह भी कांग्रेस भी लगातार प्रयास कर रही होगी।
बिल्कुल, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं सर, मैं पहले राज्यसभा का जवाब दे देता हूँ। हाँ राज्यसभा में देखिए केपी यादव जी का इसलिए बनता है कि उन्होंने महाराज को हराया था, एक नामुमकिन को मुमकिन किया था, इसलिए उनका बनता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस की ज्वाइनिंग पे बात पीठ थपथपाती है कि कांग्रेस के इतने लोग हमने ज्वाइन करा लिए, उसकी टोली के जो संयोजक थे वो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, तो उनको भी जाना चाहिए। कुछ मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा इलाका है वो कृषि का है, तो यहाँ से कोई खेती बाड़ी से संबंध रखने वाले को भी भेज सकते हैं, ट्राइबल वाले को भी भेज सकते हैं, तो यह उनका है। पर जो भी जाए वो कम से कम इस तरीके से न जाए कि वो बाद में हम खबरें पढ़ें कि वो सदन में 2 ही दिन उपस्थित हुए, वो सदन में बोल ही नहीं पाए, बहुत से लोग सदन पहुंच ही नहीं पाए, तो उससे पूरा हम सबका नुकसान होता है। तो वहां पर जो भी जाए कम से कम वो अपनी पूरी अटेंडेंस रखें, सिंसियर रहे, अपने मुद्दों पर बात करें, वहां पर जो भी पॉलिसियां आती है उन पर स्पष्ट अपना रुख रखें। ये ऐसा अगर होता है तो ठीक रहेगा। अब रहा सर विधानसभा का चुनाव, तो 3 जगह हम लोगों का जनाधार है और तीनों जगह हम लोग बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा विश्वास है हम वहां भी जीतेंगे। और जो बुधनी है, वो बुधनी से जो शिवराज जी का एक अपना था वोट बैंक रहा है, शिवराज जी की अपनी वहां पर छवि और पकड़ रही। अब शिवराज जी केंद्र में चले गए, सबको मालूम है, तो अब बुधनी में भी हम लोग जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और उम्मीद है कि इस बार हम बुधनी में भी बड़ी अच्छी टक्कर देने की ठीक है। इसमें तो सिरोही जी, स्थिति में अब देखते हैं आने वाले समय में कि मध्य प्रदेश भाजपा किसको राज्यसभा से भेजती है, मुरुगन को भेजती है कि केपी यादव को कि नरोत्तम मिश्रा को, ये आने वाला समय बताएगा। और बाकी जगहों से भी जहाँ से उनके वो जो आपके यहाँ छोड़ के आए उन्हीं को टिकट देती है या कुछ नए लोगों को ट्राई करती है, तो ये आने वाले समय में उपचुनाव में फिर एक बार हमको रस्साकसी दिखेगी। कांग्रेस फिर से कोशिश करेगी कि वो जो हारी हुई बाजी उसको जीते। तो आप मेरे साथ डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।